हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज का वीडियो जिसमें हम उत्सर्जन तंत्र की एक बेसिक क्लास आप सभी के यहाँ पास देने जा रहे हैं। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे शीर्षों वाली क्लास, और हो सके तो अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करेंगे। ठीक, उत्सर्जन तंत्र जिसको हम इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि उत्सर्जन होता क्या है, उसके बाद हम यहाँ पास जानेंगे उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं। देखिएगा यहाँ से हम बता सकते हैं कि जब कभी हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ या फिर जो नुकसानदायक पदार्थ हैं ये कभी जमा हो जाती हैं, तब हम क्या करते हैं, अपने शरीर के एक विशेष अंग की सहायता से इसको बाहर निकाल देते हैं, मतलब निष्कासित कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है निष्कासित करने की या फिर बाहर निकालने की, इस विधि को हम क्या बताएंगे, यहाँ पास उत्सर्जन बताएंगे। ठीक है ना, क्या बताएंगे, इसी को उत्सर्जन हम यहाँ पास बताएंगे। लेकिन बात यहाँ पास समाप्त अभी नहीं हो रही है। हमने यहाँ पास पूछा है उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं। तो उत्सर्जन तंत्र को हमको बताना है कि वे अंग जो कि उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेते हैं उसको हम यहाँ पास क्या बताएंगे, उत्सर्जी अंग बताएंगे। तथा इस पूरे सिस्टम को या फिर इस तंत्र को ही हम यहाँ पास क्या बताएंगे, उत्सर्जन तंत्र बताएंगे। तो आपको ये परिभाषा बिल्कुल यहाँ पर ध्यान में रख के चलना है। हर एक चीज़ को आपको यहाँ पास कॉपी में मेंशन जरूर करनी है। अब देखिए यहाँ से आपको इतना पता जरूर होगा कि हमारे सेल्स में जो है प्योर एवं इम्प्योर ब्लड होता है। इसमें क्या होता है, प्योर एवं इम्प्योर ब्लड होता है। प्योर जिसको हम ऑक्सीजन बताते हैं और इम्प्योर जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बताते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाइकार्बोनेट और कार्बोक्सिलिक के फॉर्म में होता है ये। अब इसको क्या करते हैं, ब्लड जो है लंग्स में ये भेज देता है। ये ब्लड द्वारा लंग्स में ये प्रवाहित कराया जाता है। फिर यहीं से जो है उसको जो है श्वसन अंग की सहायता से हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, तो ये काम कौन करता है, हमारा कोशिका यहाँ पास करता है। ठीक, अब यहाँ पास बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र के रूप में। तो उत्सर्जन तंत्र के बेस पे ये फिगर जो मैंने यहाँ से लिया है इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में लेके चलना है। कौन कौन से नाम हमको यहाँ पर ध्यान में लेके चलना है, जिसको हम यहाँ पास बताएंगे। पहला एड्रिनल ग्लैंड, दूसरा यहाँ पास किडनी, फिर कॉर्टेक्स बताएंगे, फिर अटर्स ओपनिंग बताएंगे, ब्लड नेकर होता है, ब्लेडर होता है। तो ये सभी नाम आपको यहाँ पास पता होनी बेहद जरूरी है। ठीक है, अब आपको ये ध्यान में लेके चलना है यहाँ पास, जब कभी उत्सर्जन होता है तो उस उत्सर्जन में कौन कौन सी हमारे शरीर के ऐसी अंग है जो कि उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो पहला जिनका नाम हम यहाँ पास बताएंगे वह रहेगा यहाँ पास वृक्क। वृक्क जिसको इंग्लिश में किडनी कहा जाता है, फेफड़े जिसको इंग्लिश में लंग्स कहते हैं। ठीक, साथ ही साथ त्वचा जिसको स्किन कहा जाता है, लीवर जिसको ये हम यकृत बताते हैं। तो ये सारे नाम आपको यहाँ पास पता होनी बेहद जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पास लेते हैं एक भीतरी एग्जाम्पल के रूप में अमोनिया। अब अमोनिया को थोड़ा सा मैं आपको एनालिसिस करने से पहले बताना चाहूँगा कि अमोनिया जो है प्रत्येक जीवधारी में पाए जाने वाले सबसे बड़े जो है मुख्य उत्सर्जी पदार्थ के रूप में जाना जाता है। ये प्रत्येक जीवधारी में होता है ये। अब ये डिपेंड इस पर निर्भर करता है, मतलब एनिमल पर निर्भर करता है कि इस अमोनिया को जो है वो अपने शरीर में कैसे मतलब कन्वर्ट करता है, चेंज करता है ये। और चेंज करने के पश्चात जो है कौन से अंग से इसको जो है निष्कासित करता है, मतलब उत्सर्जी अंग की हम बात करें तो। ठीक है ना, तो समझिए यहाँ से अमोनिया के उत्सर्जन में मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है ना, अमोनिया के उत्सर्जन में मुख्य भूमिका निभाता है कौन, लीवर और लंग्स यहाँ पास। अब लीवर और लंग कैसे निभाता है, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। तो लीवर क्या करता है, जो विषैला हमारे शरीर में अमोनिया पदार्थ होता है इसी को क्या करता है, ये यूरिया के रूप में ये बदल देता है। किसमें बदलता है, ये यूरिया के रूप में ये बदल देता है। यूरिया जिसका सूत्र आप देख सकते हैं, क्या बताते हैं हम यहाँ पास, NH2CO बताते हैं। ठीक है ना, तो ये लीवर काम करता है अमोनिया को यूरिया में बदलने का। अब जैसे ही यूरिया बदलता है तो किडनी क्या करता है, इसको जो है मूत्र के द्वारा हमारे शरीर से फिर बाहर निकाल देता है। तो इन दोनों का काम आपको पता होना बेहद जरूरी है, लीवर का और साथ ही साथ यहाँ पास किडनी का। ठीक, अब देखिए यहाँ पास मैंने आपको बताया था कि अमोनिया जो प्रत्येक जीवधारी में पाया जाता है ये। ठीक है ना, तो ये जान लेते हैं यहाँ पास कि उत्सर्जी अंग के आधार पर जो है जीवों को किस किस कैटेगरी में रखा गया है। अब यहाँ पास हमको ये जानने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पास हमको पहले पॉइंट की बात करके चलते हैं। समझिए यहाँ से, जो जंतु अमोनिया को जो है बिना बदले सीधे उत्सर्जन कर देता है, मतलब ये जो अमोनिया को डायरेक्ट अमोनिया के फॉर्म में ये उत्सर्जित कर देता है, तो ऐसे जंतु को हम यहाँ पास क्या बताएंगे, तो इसी कहा जाता है अमीनोटेलिक जंतु। अब एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पास बता सकते हैं कि इसमें जो है छोटे जलीय जंतु आते हैं, साथ ही साथ घोंगा बताएंगे, तारा मछली बताएंगे और ऑक्टोपस आता है। ये बेहतरीन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पास लिया है। ठीक, तो ये सारे नामों को पता होना चाहिए जो जंतु अमोनिया को जो है सीधे बिना बदले सीधे उत्सर्जित कर देता है, ऐसे जंतु को हम यहाँ पास अमीनोटेलिक जंतु बताएंगे। अब यहाँ पास लेते हैं दूसरा पॉइंट के रूप में रहेगा, जो जंतु अमोनिया को यूरिक एसिड में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं, ये यूरिक एसिड में बदलते हैं। तो ऐसे जंतु को हम क्या बताएंगे, यहाँ पास यूरिकोटेलिक जंतु बताएंगे। एग्जाम्पल में ले सकते हैं पक्षी, छिपकली और सांप, ये सभी जो हैं हमारा यूरिकोटेलिक जंतु के अंतर्गत आते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं। अब यहाँ पास लेते हैं तीसरा पॉइंट में रहेगा, जो जंतु अमोनिया को यूरिया में बदलकर उत्सर्जन करते हैं, तो ऐसे जंतु को हम क्या बताएंगे, तो इसी को आ जाता है यूरिकोटेलिक जंतु। सिंपल से उदाहरण में ले सकते हैं मनुष्य। आप सभी को पता होना चाहिए कि मनुष्य जो है यूरिकोटेलिक एनिमल्स के अंतर्गत आते हैं।
ठीक, तो ये बात आपको यहाँ पास पता होनी जरूरी है। अब देखिए यहाँ पास ये तीनों पॉइंट हमको यहाँ पर बिल्कुल जो है हर एक चीज़ को यहाँ पास कॉपी में मेंशन कर लेनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। जो कि अमोनिया को बिना बदले उत्सर्जन करते हैं, इसको हमें आप क्या बताएंगे, अम्योनोटेलिक। जो कि अमोनिया को यूरिक एसिड में बदल देंगे, उसको हम यहाँ पास यूरिकोटेलिक बताएंगे। जो कि अमोनिया को यूरिया में बदलेगा, उसको हम यहाँ पास यूरिकोटेलिक बताएंगे। ठीक, तो एक होता है यूरिकोटेलिक, दूसरा होता है यहाँ पास यूरियोटेलिक। तो दोनों में अंतर है, दोनों का आपने थोड़ा सा नाम ध्यान में रखेंगे। ये हमारा होता है यूरिकोटेलिक, ये होता है हमारा यूरियोटेलिक। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पास जानते हैं कि मनुष्य के कौन कौन से प्रमुख उत्सर्जी अंग हैं जो हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पास लेते हैं हम सबसे पहले त्वचा, जिसको हम इंग्लिश में क्या बताते हैं, स्किन बताते हैं। त्वचा में उपस्थित श्वेत ग्रंथियाँ और साथ ही साथ जो तैलीय ग्रंथियाँ होती है, इनके द्वारा हमारे शरीर में पसीने और सीबम का स्राव होता रहता है, मतलब बाहर मतलब कह सकते हैं स्रावित होता रहता है ये। ठीक है ना, तो सीबम और पसीने के साथ अनेक इसमें जो है उत्सर्जी पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित हो जाते हैं, मतलब बाहर निकल जाते हैं। तो मतलब हम बता सकते हैं कि त्वचा भी एक प्रकार का उत्सर्जी अंग का ही काम करता है। ठीक है ना, अब उसके बाद लेते हैं यहाँ पास फेफड़े। अब फेफड़े को देखते ही आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि फेफड़ा तो हमारा उत्सर्जन अंग हो नहीं सकता, ये तो एक प्रकार का श्वसन अंग है। लेकिन बात यहाँ ये नहीं है, फेफड़े भी क्या है, एक प्रकार का उत्सर्जन अंग ही है। अब इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पास यह मुख्य रूप से श्वसन अंग है, लेकिन यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों का भी क्या करता है, उत्सर्जन करता है। फेफड़ों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पास हम जल वाष्प की बात करेंगे, यहाँ पास कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का उत्सर्जन होता है। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे कि लहसुन हो गया, प्याज हो गया, मसाले होंगे, नुकसानदायक पदार्थ होते हैं जो कि जल वाष्प के रूप में फेफड़ों द्वारा बाहर कर दिए जाते हैं। तो हम बता सकते हैं कि फेफड़े भी प्रकार क्या है, ये एक प्रकार का उत्सर्जी अंग ही है। ठीक है, अब उसके बाद लेते हैं यहाँ पास लीवर, जिसको हम यहाँ पास हिंदी में यकृत के नाम से जानते हैं। तो ये क्या करता है, तो यही जो है अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम हमारा यकृत ही करता है। ठीक है, अगला पॉइंट लेते हैं वृक्क। समझिए यहाँ से मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ी वृक्क होता है, आप सभी को पता है इसके बारे में। और वृक्क जो है एक सेम के बीज का आकृति होता है, आपको पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा कि जो बीज होता है, वृक्क होता है, ये किसके शेप में होता है, किसके आकार का होता है, तो हमको क्या बताएंगे यहाँ पास, हम बताएंगे सेम के बीज का आकार होता है करके। ठीक है, और ये जो है उदर गुहा में पीछे की ओर कसूरेक दंड के दोनों तरफ, ठीक है ना, एक एक की संख्या में ये स्थित होता है ये। ठीक, और इसके चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है, तो उस आवरण का नाम हमको ध्यान रखना है। इस आवरण कहा जाता है पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। ठीक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। यहाँ पास पेरिटोनियम मेम्ब्रेन हम इसको बताते हैं। गुर्दे का बाहरी भाग उठा हुआ होता है, जिसको हम यहाँ पास अवतल बताते हैं, तथा अंदर का भाग काफ़ी दबा होता है, जिसको हम यहाँ पास क्या बताते हैं, अवतल बताते हैं। तो बाहरी भाग को क्या कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है कॉर्टेक्स, तथा अंदर वाली भाग को कहा जाता है मेडुला। ठीक, और प्रत्येक वृक्क में जो है 10 से 12 लाख जो है सूक्ष्म एवं लंबी नलिकाएं पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, प्रत्येक वृक्क में 10 से 12 लाख लंबी एवं सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती है, जिसको हम नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। कई बार एग्जाम में ऐसा ही पूछा जाता है कि वृक्क की, ठीक है ना, करात्मक एवं सरात्मक जो छोटी क्या है उसको क्या कहते हैं, तो इसी को नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन कहा जाता है। और नेफ्रॉन की अध्ययन को क्या बताते हैं हम, तो इसके अध्ययन को कहा जाता है नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। ठीक है ना, अब यहाँ पास बात करते हैं, अगला पॉइंट रहेगा फंक्शन ऑफ किडनी। अब देखिए यहाँ से गुर्दे में रक्त में ले आने वाली धमनी को हम क्या बताते हैं, तो इसी को कहा जाता है महाधमनी कहते हैं। तो गुर्दे में महाधमनी सूक्ष्म नलिकाओं में क्या होती है, विभाजित हो जाती है, और इन्हें हम क्या कहते हैं, कोशिका गुच्छ इसको कहते हैं। ठीक है ना, गुर्दा शरीर का छन्ना है, यह रक्त को क्या करता है, छान कर रखता है। ये क्या करता है, ये रक्त को छान कर ये प्योर कर देता है, मतलब शुद्ध कर देता है ये। तो सबसे पहले रक्त जो है ग्लोमेरुलस सेल्स में भर जाता है, तथा यहाँ पर ये छन जाता है। और जब ये छना हुआ पदार्थ मतलब पूरी तरह छन जाता है, तब ये जो है बोमेन संपुट में ये एकत्रित हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा यहाँ पास क्या, किडनी ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शन ऑफ किडनी के जो भी यहाँ पास प्रोसेस है, इसको मैं आपको यहाँ पास बता दिया है। बोमेन समूह तक हम इस फंक्शन को यहाँ पास लेके यहाँ पास चलना है। ठीक है, अब उसके बाद बढ़ते हैं अगले स्लाइड की बेस पे। तो इसमें हमको क्या जानना है, यहाँ से आपको समझना चाहिए। देखिए यहाँ पास अब जब छन्ने के पश्चात किसमें चला जाता है, छन्ने के पश्चात ये बोमे संपुट में एकत्रित होता है। तो ये जब बोमे संपुट एकत्रित होता है, तो इसी को हम यहाँ पास प्राथमिक मूत्र के नाम से जानते हैं। तो प्राथमिक मूत्र में कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ भी आ जाते हैं, इसीलिए एक पुनः इसकी जो है छनाई जरूरी हो जाता है, मतलब इसको जब पुनः एक बार छनना जरूरी हो जाता है। अतः ये छना हुआ पदार्थ किसमें चला जाता है, ये तो ग्लोमेरुलस सेल्स में चला जाता है, और वहाँ से ये अवशोषित होकर किसमें चला जाता है, ये
तो ये चला जाता है हमारा किसमें, मूत्रकोश में। किसमें चला जाता है, ये मूत्रकोश में चला जाता है। और मूत्रकोश में जाने के पश्चात जो है ये जो है सीधा ये बाहर निकाल दिया जाता है, मूत्रकोश, या फिर हम इसको हम मूत्राशय बताएंगे, ठीक है ना। तो ये सारी प्रोसेस आपको यहाँ पास पता होनी बेहद जरूरी है। तो देखिए यहाँ पास मैंने हर एक चीज़ को यहाँ पास आज की इस वीडियो में आपको सभी करा दिया है। एकदम हमारी छोटी सी क्लास रही, बेसिक क्लास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए यहाँ पास। और चैनल पर अधिक है या पहली बार हैं तो अधिक से अधिक इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। सो लव यू गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम। और हो सके तो प्यार भरे कमेंट्स जरूर कमेंट सेक्शन में देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम।